Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will be discussing about myasthenia gravis. In previous session we have discussed about muscular dystrophy. I hope you all have understood this session. In this image, in this PPT, you can see the affected patient of myasthenia gravis. Drooping eyelid and mouth, and difficulty swallowing, double vision, and unsteady walk. First of all, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी माइस्थीनिया ग्रेविस को समझने से पहले हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और किस तरह का नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है यहाँ पे होता है, नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें आगे समझ में आएगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस में किस तरह की पैथोफिजियोलॉजी चलती है। तो ये देखिए, आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, एक्सॉन्स, एंड दीज आर द माइटोकॉन्ड्रियाज, एंड ये नर्व्स जो है इनके टर्मिनल एंडिंग्स हैं, और जो सिनेप्टिक नर्व्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होके और मसल्स के ऊपर जो इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ से इनका अपटेक कर लिया जाता है, जिससे मसल एक्टिविटी मेंटेन रहती है। तो दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो नर्व से मसल्स को स्टिमुलेशंस देते हैं, सिग्नल्स को एक जो होता है ना का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन डिवाइड्स एज दे एंटर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो डिवाइड होकर के और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनमें एंटर करते हैं। ईच एक्सोनल एंडिंग form a neuromuscular junction. The transmission of nerve impulses from the nerve to the muscle occurs at the neuromuscular junction. जो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस जो होती है नर्व से मसल को जो होती है ना, नर्व से मसल में इनका ट्रांसमिशन होता है। दिस न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे नर्व से मसल में जो इम्पल्सेस हैं उनको ट्रांसमिट होने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन, ब्यूटाइलकोलिन, दीज आर द neurotransmitter, and most importantly acetylcholine. The neurotransmitter acetylcholine is released from the axonal ending and crosses the synaptic cleft attached to the acetylcholine receptor on the muscle fiber and stimulate the muscle. ये रिसेप्टर्स देख सकते हैं हमारे मसल्स के ऊपर, रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं इनका अपटेक करते हैं, जिसके बेसिस पे इन्हें इम्पल्सेस मिलते हैं और इसके अकॉर्डिंग मसल जो होती है वो फंक्शन करती है। अगर हम यहाँ डिजीज की डेफिनेशन समझें कि व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस, इट इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, किस तरह प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंट होता है, फटीग, सीवियर वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल दैट वर्स विद एक्सरसाइज, ठीक है, इम्प्रूव विद रेस्ट। यहाँ पे एक्सरसाइज से पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है और रेस्ट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम डिजीज के इंसिडेंसेस की बात करें तो वुमेन आर अफेक्टेड 3 times मोर फ्रिक्वेंटली देन मेन, ठीक है। मेंस की तुलना में वुमेन जो होती हैं वो यहाँ ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। द एज फॉर ऑनसेट फॉर मोस्ट क्लाइंट इज बिटवीन एज 20 to 30। Pathophysiology of the disease. पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर साइड बाय एंटीबॉडीज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा है हमने, ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो डिपोजिशन की वजह से जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं रिसेप्टर साइड को ये ब्लॉक कर देते हैं या उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंड स्ट्रक्चरल
चेंजेस, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो, नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं रिसेप्टर साइट पर। तो जिसकी वजह से होता क्या है, डिमिनिश्ड एसिटाइल कोलिन, अगर रिसेप्टर्स का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो अपटेक कहाँ से होगा। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होने की वजह से, ब्लॉक्ड होने की वजह से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइल कोलिन का अपटेक ही नहीं कर पाते। ठीक है, डिमिनिश्ड हो जाता है या फिर अपटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज इन मसल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन। इस वजह से मसल जो होती है वो एबिलिटी जो होती है वो पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में एसिटाइल कोलिन अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें कि किस तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है, तो यहाँ पे अगर पेशेंट को ऑक्यूलर और फेशियल जो होता है, अगर एक जो होता है ना कि इम्पल्सिव प्रॉपर नहीं मिल रही है, वहाँ के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नर्व से मसल को स्टिमुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्यूलोफेशियल सिम्टम किस तरह के होते हैं, यहाँ देखिए टॉसिस, टॉसिस में ड्रूपिंग ऑफ eyelid, ये प्रीवियस इमेज में देखा भी था हमने। ये देखिए आप पेशेंट को कि मसल्स के अंदर ड्रूपिंग हो रही है, और टॉसिस इस इमेज के अंदर देखिए कि आईलिड जो होती है इसका ड्रूप कर गया है, प्रॉपर तरीके से आईलिड पेशेंट खोल नहीं पा रहा है अपनी। इसके अलावा डिप्लोपिया, पेशेंट का विजन जो होता है वो डबल हो जाता है, फेशियल मसल जो होती है उसमें वीकनेस आती है, वीकनेस ऑफ फेशियल मसल पेशेंट को होगी, पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता, पेशेंट जो होता है प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता, डिस्फेजिया एंड डिसार्थ्रिया, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं किसमें, डिफिकल्टी क्लोजिंग आई, अपनी आईज जो होती है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं कर पाता, एंड एस्पिरेशन, एस्पिरेट नहीं कर पाता चीज़ों को, पेशेंट का कम्युनिकेशन जो होता है वो वीक हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम अगर मस्कुलोस्केलेटल देखें, ये तो हमने देखा ओक्यूलर फेशियल। ठीक है, अगर मस्कुलोस्केलेटल देखें तो पेशेंट को वीकनेस, फटीग, डिक्रीज फंक्शन ऑफ हैंड एंड आर्म, लेग्स एंड नेक मसल जो होता है, ये देखिए आप कि पेशेंट को ड्रॉपिंग हो गया आईलिड में, ओक्यूलो फेशियल जो हमने पढ़ा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ अगर हम रेस्पिरेटरी देखें कि किस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम पेशेंट को आते हैं, तो रेस्पिरेटरी में भी अगर पेशेंट को नर्व से मसल को कंडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेटरी मसल जो होती हैं, जैसे हमारी इंट्राकोस्टल मसल्स जो होती हैं उनमें वीकनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, डायफ्राम का मूवमेंट, डायफ्रामेटिक मूवमेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जब ये मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से जो चेस्ट एक्सपेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, अगर मसल्स वीक होंगे तो पेशेंट को ब्रीथलेस एंड डिस्निया होता है। ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी, और पोअर गैस एक्सचेंज कि पेशेंट को गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो पुअर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल अगर हम देखें, इनएबिलिटी टू चू एंड स्वेलो, ठीक है, कि किसी चीज़ को निगलने में, चूसने में पेशेंट को दिक्कत आएगी, डिक्रीजिंग एबिलिटी टू मूव टंग, ठीक है, टंग मूव करने में एक होता है ना पेशेंट उतना एबल नहीं हो पाएगा, पेशेंट की एबिलिटी डिक्रीज होगी, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइन मोटर मूवमेंट, इनएबिलिटी टू सेल्फ फीड, ठीक है, पेशेंट जो है वो खा नहीं पाएगा खुद से। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, अगर पेशेंट कुछ निगल नहीं पा रहा है, पेशेंट चू नहीं कर पा रहा है, टंग मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट किसी चीज अपने आप को कुछ खिला नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा एंड माल न्यूट्रिशन होगा। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ देखें, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को आते हैं, तो माइस्थेनिक क्राइसिस, इट इज़ अ सडन exacerbation of motor weakness, putting the client at risk of respiratory failure and aspiration. It is most often due to under medication, missed doses of medication, or infection. Manifestation tachycardia, tachypnea, severe respiratory distress, dysphagia, impaired speech.
Cholinergic crisis, it is a result of overdose with the एंटीकोलिनेस्ट्रेशन। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस को ही ट्रीट करने के लिए जो एंटीकोलिनेस्ट्रेश मेडिकेशंस लिए जाते हैं, अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट कोलिनर्जिक क्राइसिस में जा सकता है। किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट किया जाता है? सीवियर मसल वीकनेस पेशेंट को होती है, वर्टिगो होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लाइंट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्स यहाँ पे वेंटिलेटरी असिस्टेंस जो होती है इनकी ज़रूरत पेशेंट को होती है। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटीकोलिनेस्ट्रेस, टॉन्सिलोन एंड प्रोस्टिग्मिन टेस्ट, सिंगल fiber electromyography can detect delayed or failed neuromuscular transmission is muscle fiber supplied by single muscle fiber. मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेज, मेडिकेशन, एंटीकोलिनेस्ट्रेस, एग्जांपल पाइरिडोस्टिग्मिन, यहाँ मेंसिटोन it act at the neuromuscular junction and allow acetylcholine to concentrate at the receptor site, thus promoting muscle contraction, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एग्जांपल प्रेडनिसोन। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं वो पेशेंट को चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कम बनेंगे तो वो चैनल को जो एक डिस्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का, उसमें कमी आएगी। इसी के अलावा जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जैसे साइक्लोस्पोरिन या एजेथियोप्राइन, plasmapheresis is also very important. It is procedure used to separate blood cellular component from plasma. About 50 ml per minute is withdrawn to the centrifuge in the plasmapheresis machine. This plasma is replaced with donor plasma or colloid, albumin, normal saline electrolytes, and returned to the client. Goal: to improve the acetylcholine receptor antibody, thus improving severe muscle weakness and fatigue. Surgical management, thymectomy, removal of thymus gland may cause 75% of clients with myasthenia gravis has dysplasia of the thymus gland. Health education, schedule period of rest and avoid stress, conserve energy when possible, avoid cigarette smoke, alcohol, beverage with quinine, take medications as prescribed. If manifestation changes, consult the physician. Do the dose may need to be adjusted. Avoid extreme of temperature. An environment that is too hot and too cold. Avoid people with upper respiratory infections. This is all about myasthenia gravis. We have discussed the definition of the disease, incidences of the disease, pathophysiology of the disease, clinical manifestation based on oculofacial, musculoskeletal, respiratory, nutritional, myasthenia crisis, cholinergic crisis, diagnostic evaluation, management, medical management, plasmapheresis and goal of the disease, surgical management, health education. Thank you so much. I hope you all have understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.